सबसे ज़्यादा जो मुझे घटिया चीज़ लगी ना भाई, वो रनिंग कॉस्ट है। रनिंग कॉस्ट इस बाइक का बहुत ज़्यादा जुड़ता है। लाइकली मैं बता देना चाहता हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कि मन में डाउट रहता है बाइक लेने के बाद, कि मैंने बाइक ईएमआई में लिया है तो आगे चल के क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लाइक इसके मेंटेनेंस, अगर कहीं पे बाइक क्रैश होती है तो कितना खर्चा लग सकता है, उसके जो जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं, पैनल के पार्ट्स हैं, या फिर इंजन की वारंटी है, उन सब के ऊपर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। उन सबको मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। लाइक अगर आप लेना चाहते हो, 2.5 लाख का बजट बना लिया है 3 लाख के अराउंड में, तो आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सपोज़ करो कि अगर आप अभी शोरूम जा रहे हो लेने के लिए एक न्यू बाइक, और आपको बहुत सारी बाइकें पसंद हैं, लाइक N250 हो गया, एक्सट्रीम 250R हो गया इसके सेगमेंट में, या फिर आप बोल सकते हो 250 नेकेड सेगमेंट या फिर फेट सेगमेंट में बहुत सारी बाइकें अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक राइडर को, या फिर आप बोल सकते हो यंगस्टर को, जो कि सभी का ड्रीम्स होता है लाइक बाइक चलाना। तो उसके लिए बस एक क्वेश्चंस रहता है कि बाइक लेने के बाद कितना खर्चा लगेगा, ओवरऑल देखा जाए मेंटेनेंस कितना लगेगा, और इस बाइक को मैं हैंडल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। इन सब टॉपिक के ऊपर हम आज में पूरा बताने वाले हैं, लाइक डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और स्किप मत करना। जो भी भाई वीडियो देख रहा है वो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो आपकी रहती है बाइक परचेसिंग के ऊपर। लाइकली अगर आप बाइक परचेस करना चाहते हैं तो दो ही ऑप्शंस रहते हैं। पहला है कि ईएमआई में, और दूसरा रहने वाला है आपकी डायरेक्टली आप कैश खरीद लो, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट रहता है ईएमआई का, उसको हम क्लियर करते हैं। अगर आप मिडिल फैमिली से हो, जो कि हम भी ऐसे ही परिवार से आते हैं, तो आप 30% जो है डाउन पेमेंट कर सकते हो, और बाकी जो 80% है वो आप लोग फाइनेंस में ले सकते हो। लाइक 20% या फिर 25% भी आप लोग डाउन पेमेंट कर सकते हो। वो आपके ऊपर मतलब जस्टिफाइड करता है कि आप कितना आप डाउन पेमेंट दे सकते हो। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो कंपनी वाले आपको 25% भी डाउन पेमेंट पर ईज़िली बाइक आपको दे देंगे। और जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो आपकी कैश रहने वाली है। तो कैश जो होता है वो हर एक मिडिल फैमिली जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप लोग शोरूम पे जाओ और 3 लाख के बाइक को उठा के ले आओ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और ज़्यादातर होता है तो वो बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास जो होता है वो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है उन लोग की, तो वो लोग बाइक को तो अफोर्ड कर लेते हैं। फिर दूसरा जो टॉपिक रहता है वो रहने वाला है आपकी मेंटेनेंस के ऊपर। मेंटेनेंस जो रहने वाली है भाई इस बाइक का, वो मैं इतना नहीं बोलूँगा, बट एक 250 सीसी के बजट के हिसाब से इनफ है। क्योंकि अगर अदर ब्रांड की मैं बात करूं, लाइक RTR 310 हो गया 300 सीसी सेगमेंट की, या फिर N250 हो गया 250 सीसी सेगमेंट की, या फिर आप NS 400 ले लो जो कि इसी के कैटेगरी में आता है। लाइक प्राइस में तो वही आसपास ही आता है। तो उन सारे सेगमेंट को मिला के देखा जाए तो इसका जो मेंटेनेंस है ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। KTM का नेटवर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, ग्लोबली है मैं बोल सकता हूँ। तो आपको कहीं भी अगर आपको जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक पार्ट्स वगैरह की, पैनल पार्ट्स वगैरह की, इसके जितने भी बोला जाए इस सब के फेयरिंग वगैरह की, तो वो सब इजीली ही मिल जाते हैं शोरूम पे जाने के बाद। अब चलते हैं इसके वीकेंड की प्लान के ऊपर। अगर आप घूमना फिरना चाहते हो तो इसकी जो फ्यूल की रेंज है वो कितना देता है, और ये 1 लीटर में कितना माइलेज देता है, ये टॉपिक है। तो अगर आप इसको रफली राइड करते हो तो मेरे ख्याल से 28 के आसपास का दे देगा। और अगर आप हाईवे पे जाते हो तो ये 20 से 20 लाइक 35 मान के चलो आप लोग, उसी के बीच में देगा, क्योंकि आपके राइडिंग कंडीशन के ऊपर है। अगर आप लोग रफ़ राइड करते हो तो ये थोड़ा सा कम दे सकता है, और मैं जैसे चलाता हूँ लाइकली बहुत ज़्यादा स्पीड पे, तो उसके हिसाब से 20-30 के आसपास तो मान के चलो, ठीक है। जो पेड सर्विसेज होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। लाइक आपके पूरे के पूरे ब्रेक सेटअप्स को थोड़ा सा एक बार क्लीन करना होता है। न्यू ब्रेक पैड्स डलते हैं पीछे और आगे वाले दोनों साइड में, और जो आपका थ्रोटल बॉडी है वो भी क्लीन होता है। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ये जितने भी हैं उन सब क्लीन होते हैं। एयर बॉक्स का जो अंदर का कॉम्बिनेशन है लाइक पार्ट्स वगैरह, उस सब को रिप्लेस किया जाता है। अगर आपके दोनों टायर रेडियली हैं जो कि ZR आते हैं, तो इसको भी रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतना किलोमीटर के बाद आपकी बाइक जो है वो पूरा इसका जो ये टायर का वेयर है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो चेंजेस होते हैं, और जितने भी मेजर सर्विसेज होते हैं वो सब इन्हीं के ऊपर होता है, और तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है।
तो पहला रीज़न रहने वाला है भाई इसकी लुक, और जो कि 390 से इंस्पायर रहने वाला है। इसलिए मैंने इस बाइक को लिया क्योंकि मैं 390 अफोर्ड करना चाहता था, बट फैमिली वाले भी अलाउ नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। और मेरे पास पहले से ही एक बाइक अवेलेबल है जो कि मैं अपनी R15 को रखता हूँ। तो दोनों बाइक को एक साथ चलाना वो थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। उस कंडीशन में इस बाइक को मैं ज़्यादा चला नहीं सकता था, इसीलिए मैंने इस बाइक को अफोर्ड किया, ताकि मैं अगर कहीं घूमने जाऊं या फिर कहीं ट्रैवल करने जाऊं, लाइक हफ्ते में, महीने में, हमेशा मैं जाते ही रहता हूं और बहुत बहुत दूर तक जाता हूं। तो मुझे 390 जैसा लुक चाहिए था, परफॉर्मेंस चाहिए था और उसके जैसा ही फ़ीचर चाहिए था। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फ़ीचर उसमें ज़्यादा मिलते हैं, इसमें थोड़े कम मिलते हैं, बट देखा जाए ओवरऑल तो सभी कुछ 390 से ही इंस्पायर रहने वाला है। ठीक है भाई। दूसरा जो रीज़न रहने वाला है इसकी मार्केटिंग। भाई KTM का जो मार्केटिंग है वो वर्ल्ड वाइड है, लाइक बोल सकते हो पूरा का पूरा जो हमारे जितने भी भारत देश हैं उसमें बहुत सारे KTMs के शोरूम अवेलेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसका जो मार्केट जो रीसेल वैल्यू है वो भी अच्छा खासा रहने वाला है। तो अगर आप अभी बाइक को भी जो है आपको बेचने जाना है, या तो फिर आप बोल सकते हो कि मुझे भाई ये बाइक पसंद नहीं आया तो मुझे इसके जितने भी पार्ट्स वगैरह उन सबको रिप्लेस करना है, लाइक मुझे इसको मॉडिफिकेशंस करनी है, या तो फिर कल जाके कोई अगर हो सकता है बाई चांस आपकी बाइक क्रैश हो जाए, या तो फिर कहीं आपको लगे कि ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको मुझे रिप्लेस करना है। लाइक इसके अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ख़राब हो गया, इसके सस्पेंसर्स ख़राब हो गए, या फिर ब्रेकिंग वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि इसको रिप्लेस करके दो। तो जैसे कि मैं बोला था, अपाची सीरीज़ में देखा जाए तो RTR की जो टॉप वेरिएंट आती है उसका लीवर ही भाई उतना ज़्यादा कॉस्ट रहता है और वो मार्केट में अवेलेबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सीन नहीं रहने वाला है। इसका जितने भी पार्ट्स वगैरह है, पैनल्स वगैरह है, वो सब आपको ईजिली ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और ये सब को जो मैनेज करके रखता है वो बजाज रहने वाला है। तो देखा जाए तो बजाज और KTM दोनों ही अभी एक ही हैं। तो जो पूरा ओवरऑल देखा जाए इस बाइक का कि मेंटेनेंस है, या फिर आप बोल सकते हो इसका जो एरिया है, सर्कुलर एरिया है, जो कि आप जिसको मैं बोलना चाहूँगा कि ये बाइक आपको ईज़िली कहीं पे भी आप इसको सर्विस वगैरह करवा सकते हो। सभी जगह अवेलेबल है, शोरूम अवेलेबल है, सर्विसेज अवेलेबल है, और कस्टमर डिमांड है भाई कि हर एक चीज़ को KTM सुनता है। ठीक है, तभी सुन के ही ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो KTM देता है। लाइक जो पहले वाली जनरेशन थी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रंट में ये DRLs नहीं थे, और ये जो TFT डिस्प्ले है वो भी कलरफुल नहीं था। तो KTM ने सुना और 390 के जैसा ही इसमें सब कुछ ऑफ़र कर दिया। तीसरा जो टॉपिक रहने वाला है उसकी ब्रेकिंग। भाई ब्रेकिंग मुझे अदर ब्रांड से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। फ्रंट में मिलता है 4 पिस्टन विद बाइब्री रेडियल कैलिपर्स, जो कि आपको ब्रेम्बो सेटअप से इंस्पायर रहने वाला है, और पीछे में फ्लोटिंग डिस्क कैलिपर मिलता है जो कि सिंगल पिस्टन रहने वाला है बाइब्री के सेटअप्स के साथ। तो ब्रेकिंग पैड जो रहने वाली है भाई, इसका जो मेरे ख्याल से लगता है 172 kg का जो कर्व वेट है वो रहने वाला है। उसके हिसाब से ये जो बाइक है सबसे ज़्यादा लाइट वेट मानी जाती है, और फ्रेम वगैरह भी बहुत ज़्यादा हल्की है। तो ये जो रुकती है ना भाई, इसका जो ब्रेकिंग बाइट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं 10/10 देना चाहूँगा इसकी ब्रेकिंग को, क्योंकि भाई 130-140 में क्रूज़ करके मैंने जब ब्रेकिंग लिया है ना, सडनली ब्रेक देती है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है। ये हाईवे पे मैंने इस चीज़ को ट्राई किया है। तो वो रहने वाला है इसकी ब्रेकिंग KTM सबसे पहले ज़्यादा ही ऑफ़र करता था। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखा जाए तो ब्रेकिंग के ऊपर ना सबसे ज़्यादा काम करती है ये KTM कंपनी ही, जो कि मिडिल वेट के साथ आती है, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मशीन है ये। इसको रोकने के लिए आपका जो ब्रेकिंग सेटअप है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्रैशेस होते हैं वो ब्रेकिंग से ही रहते हैं भाई। अगर आप स्पीड में रफ़ राइड कर रहे हो तो अगर आपके पास ब्रेकिंग अच्छी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है आप लोग गिरोगे ही गिरोगे। चौथा जो चीज़ रहता है भाई, इसकी जो सस्पेंशंस बढ़िया हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। मैं बोलना चाहूँगा WP Apex के वाइड पावर के सस्पेंशन मिलते हैं, पीछे में भी वही मिलता है, बट दोनों का जो फीडबैक है ना भाई बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि इसमें कोई भी वो जो मतलब क्लिक एंड रिबॉन का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया है इसमें, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी यार देखा जाए तो पीछे का तो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंगली इसको हाइट, लो एंड मिड आप जितना भी आप रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। तो फीडबैक है ना भाई बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। स्टिफ है, थोड़ा सा स्टिफ है, और कॉर्नरिंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बाइक।
अगर आप इसको लीन करना चाहते हो गड्ढे में कहीं भी, अगर आप लोग इसको लगा देते हो, 2 बंदा बैठा हो चाहे 3 बंदा बैठा हो, इसका जो सस्पेंसन है भाई बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। ये जो वाइड पावर की पैक्स की जो ब्रांडिंग दे रहे हैं ना भाई, ये जस्टिफाइड है भाई। इसका जो सस्पेंसन आता है वो 9000 के आसपास आता है भाई, बहुत महंगा रहने वाला है और बढ़िया रहने वाला है, काम बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच करता है ये, ठीक है। तो जो मोनोशॉक सस्पेंसन है ना, वो मैं बात करना चाहूँगा R15, या फिर आप लोग RS उठा लो, या फिर आप लोग अदर ब्रांड की जितनी भी बाइक्स हैं उन सब से ये जो सस्पेंसन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम। भाई अगला जो टॉपिक रहने वाला है लेने के ऊपर, तो ये वाला भी पॉइंट आता है कि आपको इसमें TFT डिस्प्ले मिलता है, वो भी 5 इंचेस का, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइक इसमें आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो बाइक को विदाउट क्लच, जो कि बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर कहलाता है। इसमें सुपर मोटो ABS भी आता है फीचर्स। अगर आप अपने रेयर व्हील को अगर ABS को ऑफ करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शंस आते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देता है, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। लाइक इसके टॉगल बटन में आप जाओगे तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी है भाई, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हो, तो वो चीज़ रहता है। और जो मेरा जो मतलब लेने का रीज़न था उसमें जो ट्रैवल था, लाइक ट्रैवलिंग वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा करने का शौक़ रहता है, तो इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देता है, जिससे आप अपनी जो मोबाइल है या फिर गोप्रो है या फिर आप लोग इंटरकॉम है, आपकी डिवाइसेस हैं, जिसको भी आप लोग जो टाइप सी से पोर्ट हो जाता है, लाइक लग जाता है, उससे आप लोग चार्जिंग कर सकते हो। यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग जो ऑप्शन है वो मिलता है यहाँ पे, तो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। लाइक अच्छी ऑप्शंस देता है ये, तो ये भी टॉपिक में रहने वाला था। अगला जो पॉइंट रहने वाला है इसकी टायर एंड चेसिस, और ये भी पॉइंट में आते हैं क्योंकि अगर आप कोई बाइक ले रहे हो तो अच्छी खासी होनी चाहिए। लाइक इतना पैसा दे रहे हो तो अच्छा होना चाहिए। इसमें जो चेसिस वो जो इस्तेमाल किया गया है वो पहले से ज़्यादा लाइटर है, और एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है, आप लोग देख सकते हो, बढ़िया सा चीज़ है भाई। चेसिस वगैरह भी बढ़िया सा है। तो जो टायर्स वगैरह क्वालिटी है वो अच्छी रहने वाली है, इसकी जो हैंडलिंग है वो अच्छी रहने वाली है, और इसका जो ट्रेलिस फ्रेम है सब एंड बोल्ट जो कि पहले से आता था, इसको रीडिज़ाइन करके ऐसे कुछ दिया गया है। फिर उसके बाद जो ये स्विंग आर्म है उसका भी क्वालिटी अच्छा है, तो इसीलिए मैं इस बाइक को लिया, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है ना भाई बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और CNC कटेड है, ये जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं वो सब तो अच्छे से वर्क करते हैं ये, ठीक। और आखिरी जो मुद्दा आता है भाई इस बाइक का लेने का, तो ये रहता है इंजन के ऊपर। इंजन वही आपकी रहती है जो कि LC4C रहने वाली है, लिक्विड कूल कॉम्पैक्ट इंजन। तो इसमें जो लगा है वो 249 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन लगता है, और 31 PS की पावर जनरेट करती है, 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो मैं पहले R15 चलाया था, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये बाइक ना उससे ज़्यादा पावर डिलीवर करती है। ना तो 390 के जैसा पावर कम देता है और ना ही ज़्यादा इतना ज़्यादा देता है। लाइक कम ना ज़्यादा, मिड है, ठीक है, एक एवरेज मान के चलो। 390 के जैसा पावर भी नहीं है, ना तो 390 के जैसा कम भी नहीं है। तो वो जो आपको चाहिए ना भाई कि थ्रिल चाहिए, पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, वो सब भाई इस बाइक में ठूस ठूस के भरे हैं भाई। चाहे आप लोग पिलियन की सीट ले लो, चाहे आप लोग इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सबको ले लो। अभी देखो, अगर आप छोटा सा एक चीज़ दिखाता हूँ, वायर की क्वालिटी देख लो आप लोग। ये जो वायर है आप लोग देख सकते हो, यहाँ से इसको जो ढका गया है इसकी क्वालिटी देख सकते हो आप लोग। जहाँ से वायर को जो एक्सपोज जो हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है वो, उसको जो ऐसे मतलब इसमें जो क्वालिटी दिया गया है ना भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छा है यार। ये देख सकते हो कहीं से भी वायर इधर उधर खुला उला नहीं है। मैंने इसके सीट के जो नीचे का जो पोस्चर रहता है उसको मैंने खोला, मैंने देखा हर एक पार्ट्स अपनी जगह बढ़िया से एकदम रिज डिज़ाइन करके रखा गया है, अच्छे से फिक्स करके रखा गया है, जिसकी वजह से ना भाई ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और दिखने में भी कूल लगती है। तो वो चीज़ रहने वाला है, ठीक है भाई। ये तो क्वेश्चंस था आपकी बाइक लेने के ऊपर कि आपको ये बाइक क्यों लेनी चाहिए। और अब जो टॉपिक आने वाला है वो ये है कि आपको ये बाइक क्यों नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि लेने के ऊपर तो बहुत सारे जो है ना भाई, बोला जाए कि एक प्रोज़ हैं, लेकिन अब जब बात आती है ना लेने के ऊपर कि कॉन्स के ऊपर, कि आपको यही बाइक क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो इस चीज़ का भी डाउट क्लियर कर देते हैं कि ये बाइक क्यों नहीं लेनी चाहिए। पहला टॉपिक रहने वाला भाई परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बोला जाए तो वो रॉ पावर मशीन जो कि आपको सबसे ज़्यादा पावर डिलीवर करे। लाइक
अगर आप 3 लाख दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन मिलनी चाहिए इस सेगमेंट में, ठीक है। तो मैं सजेशन दूंगा आपको NS400 की तरफ जाओ, या फिर आप लोग अदर ब्रांड की भी तरफ जा सकते हो जो कि आपको इससे ज़्यादा पावर, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा पावर दे सकती हैं, ठीक है। इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो जो NS400 अभी आई है, NS400G, तो उसका जो इंजन है वो 373 सीसी से अभी बढ़ा के और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। तो वो जो अभी बाइक है वो 43 के आसपास जो पावर डिलीवर कर रही है वो कर रही है। तो कहाँ 31 PS की बाइक और वहाँ कहाँ वो 43 PS की बाइक। भाई वो प्राइस कम ले रहा है, परफॉर्मेंस ज़्यादा दे रहा है, फीचर ज़्यादा दे रहा है, और भाई उससे कई गुना ज़्यादा भाई उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि इस बाइक में नहीं हैं। और जो दूसरा रीज़न रहने वाला है भाई, इसकी सर्विसेज। लाइक सर्विस करने जाओगे अच्छी बात है, सर्विस करवा लोगे अच्छी बात है, लेकिन खर्चा मांगती है भाई, बहुत ज़्यादा खर्चा मांगती है। पेड सर्विसेज में इतना खर्चा लगता है, लाइक अगर आप अदर ब्रांड की सर्विसेज करने जाओगे ना तो एक 250 सीसी सेगमेंट 5 बार सर्विस हो जाएंगी भाई, 5 बार, ठीक है। पेड सर्विस में इतना खर्चा लगता है इसके कि बहुत ज़्यादा खर्चे मांगती है भाई, बहुत ज़्यादा खर्चे मांगती है, ठीक है। तो दूसरा रीज़न यही रहने वाला है कि इसकी जो सर्विसेज हैं। अभी चलते हैं सस्पेंसर्स के ऊपर, ठीक है। तो सस्पेंसर्स भी बहुत ज़्यादा स्टिफ रहने वाले हैं। लाइक अगर आप हाईवे पे जाते हो, टूरिंग वगैरह करते हो, या फिर आप लोग ऑफ रोडर के शौकीन हो, तो स्टिफ सस्पेंसर्स है। तो आप लोग, मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि ये आप लोग ऑफ रोडर के लिए नहीं बना है। ज़्यादातर इसको आप लोग ऑफ रोड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भले ही बहुत ज़्यादा अच्छी सस्पेंसर्स हैं, लेकिन ये टूरिंग के लिए नहीं बना है भाई। मैं इसको लेके गया था पूरी, जो कि 1000 किलोमीटर है। इसका जो सस्पेंसन है भाई बहुत ज़्यादा बकवास लगी मुझे, क्योंकि बैठ के पूरा मेरा भाई पूरा एकदम ख़राब ही हो गया भाई, मूड ही पूरा चेंज हो गया। मैं तो बोल रहा था कि वापस रिटर्न हो जाऊं, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आधे दूर जो हम लोग थे वो चले गए थे, तो पीछे जो मुड़ने का रीज़न नहीं था, नहीं बना। तो सस्पेंसन्स मैं बोलूँगा S2S गुड ना के बराबर है, क्योंकि गुड बोला जाए उसको जो कि सस्पेंसन्स बढ़िया है, स्टिप ना हो ना ज़्यादा हार्ड हो। ये स्टिप है भाई, बहुत ज़्यादा स्टिप है, ठीक है। हार्ड है भाई, सॉफ्ट नहीं है ये। लोग बात करते हैं भाई पिलियन कंफर्ट की, पिलियन कंफर्ट उतना कुछ अच्छा नहीं रहता है, मैं बोलना चाहूँगा ना के बराबर, ठीक है। भले इसमें ग्रैब रेल वगैरह दे दिए हैं, बैठने के लिए अच्छी बात है, टॉपिक के ऊपर अच्छा आता है, बैठ सकती है आपकी बंदी, अच्छी बात है। लेकिन कितना किलोमीटर, अगर आप लोग लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 200 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये अभी भी सॉफ्ट नहीं है। थोड़ा सा सॉफ्ट है, आप लोग बोल सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पिलियन वगैरह बैठाते हो, आपकी मम्मी को बैठाते हो, तो ये चीज़ भाई ये नहीं बनी है, पहले ही बता देता हूँ। भले ही KTM वालों ने इस चीज़ को सुधारने का पूरा ट्राई किया है, लेकिन अभी भी पिलियन कंफर्टेबल नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा जो मुझे घटिया चीज़ लगी ना भाई, वो रनिंग कॉस्ट है। रनिंग कॉस्ट इस बाइक का बहुत ज़्यादा जुड़ता है। लाइकली मैं बता देना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा इस बाइक को आप लोग चलाओगे उतना ही ज़्यादा ये खर्चे मांगती है। तो KTM के लिए आपको ATM कार्ड की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा, तो आप लोग बनवा के रखना, और ATM कार्ड में कम से कम 30,000 लेके ही चलना, क्योंकि बजट ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा, और बजट जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी बाइक उतनी ही ज़्यादा मेंटेनेंसफुल रहेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हो तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को बोलना कि KTM का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा अलग ही रहता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई स्प्लेंडर क्यों नहीं ले लेता, तो भाई स्प्लेंडर अपनी जगह है, ये ड्यूक अपनी जगह है, ठीक है। मैं इस बाइक को लिया हूँ तो मेरे पास भाई मेंटेनेंस के लिए उतने खर्चे होने ही चाहिए, और मेरे पास है भी। तो अगर आपको मेंटेनेंस पसंद नहीं है तो भी आपको इसके लिए पैसे बचा के रखना ही पड़े। भाई इसकी हेडलाइट की सेटअप यार, ऐसा कौन देता है भाई, बहुत ज़्यादा बकवास है यार। मैं इसको एक्स्ट्रा फॉग लैम्प लगवाने की ज़रूरत पड़ेगा भाई नीचे में। लाइट का विजिबिलिटी भाई ये DRLS उससे अच्छा जलते हैं भाई, ये बीच वाले कुछ देता ही नहीं। छोटे छोटे से इतने छोटे इसमें LED दे दिए गए हैं भाई। पहले वाला था वो अच्छा था भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा थ्रू था, उसका विजिबिलिटी अच्छा था। अब तो ऐसा लग रहा है भाई इसके DRLS ज़्यादा जलती हैं भाई, ये कम जलता है। इससे बेटर तो भाई इंडिकेटर ज़्यादा जलेंगे, जो कि दूर से ज़्यादा दिखेगा। तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट रहता है वो बस यही रहने वाला है भाई। लुक अच्छा है, दूर से अच्छी दिखती है, मैचो फील देती है, अच्छी है, लेकिन भाई विजिबिलिटी बहुत बेकार है भाई, बहुत ज़्यादा बेकार है। आप लोग इसको स्टॉक से अपग्रेड करवा लो यार, मैं तो बोलता हूँ।
अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई ड्यूक 250 में वाइब्रेशन नहीं है और हीटिंग की प्रॉब्लम्स भी नहीं है, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता भाई। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि KTM की बाइक में आपको लाइक हीटिंग इशू ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि अभी इसके जितने भी मतलब ऑयल वगैरह हैं, कूलेंट वगैरह है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है। हीटिंग पहले से कम हुआ तो है, कॉब रेडिएटर भी देता है, इसकी वजह से जो हीटिंग है वो थोड़ा सा घटी है, लेकिन तब भी ये हीटिंग देता है थोड़ा बहुत। और वाइब्रेशन तो है भाई, 7000 RPM के बाद इसका वाइब्रेशन पता चलता है। आप लोग फील करके देखना, ऐसे गड़गड़ 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 करता है ना भाई, बैलगाड़ी के जैसा, ठीक ना। वाइब्रेशन इसमें है और हीटिंग प्रॉब्लम भी इसमें है। 15 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें मिलता है, माइलेज अच्छी खासी दे देता है। थोड़ा बहुत मैं बोलना चाहूँगा, मतलब आप इसको फुल टैंकी कराओगे तो 500 किलोमीटर या फिर 450 किलोमीटर का जो एवरेज है वो आप लोग पकड़ के चलो। मैं तो 480 किलोमीटर तक का ही एवरेज इससे निकाल पाया हूँ फुल टैंकी करने के बाद, वो भी 130 में कुदाने के बाद, ठीक है। तो एवरेज मान के चलो, अगर आप बढ़िया से चलाते हो तो अच्छी खासी आप इससे डिस्टेंस कवर कर सकते हो, तो एवरेज वो तो बढ़िया ही रहने वाला है। तो भाई लोग, बहुत सारे ऐसी टॉपिक थी जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात किया, और कुछ ऐसी टॉपिक थी जो कि मैं भूल गया बोलने के लिए, आपको बताने के लिए, तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि वीडियो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा कम करते हैं, और अगली बार हो सके तो मैं इसके पूरा का पूरा जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आप लोग, अगर आप एक न्यू बाइक लेना चाहते हो तो आप लोग इसको बेटर से बेटर ऑप्शंस दे सकते हो, ताकि आप लोग को जो 250 सीसी या फिर 300 सीसी या फिर 400 सीसी सेगमेंट में अगर आपको बाइक ढूंढना है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना, और हो सके तो जो टॉपिक था उसको देखना कि आपको अगर ये बाइक लेनी है तो आप लोग क्यों ले रहे हो, किस टॉपिक के ऊपर ले रहे हो, ठीक है। मेन जो टॉपिक बस यही रहता है कि आप जिस चीज़ को लेना चाहते हो क्या वो आपके लिए जस्टिफाइड है। लाइक अगर आपको पैसा देना है ज़्यादा, तो अगर परफॉर्मेंस भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, टॉप स्पीड भी चाहिए, और ये सब चीज़ें चाहिए, तो आप लोग अदर ब्रांड की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।